स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल में चल रही क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका पहला स्टेटमेंट है कि बेसाल प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है मिश्रित ज्वालामुखी प्रायः भीषण विस्फोटक नहीं होते एवं सर्वाधिक विस्फोट वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी को ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है बेसाल प्रवाह क्षेत्र ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनोज अकर इन द ओशनिक एरियाज। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर long that stretches through all ocean basins. The central portion of this ridge experiences frequent eruptions. तो आपको क्वेश्चन को पॉज करना है और बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है डी, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट सही हैं पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। और वो गलत इसलिए है क्योंकि कॉम्पोजिट वॉल्केनो ऑफन रिजल्ट इन अनएक्सप्लोजिव इरप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे कह रहा है विस्फोटक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कंपोजिट वॉल्केनोज भी विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होता है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्केनिक इंट्रूसिव फॉर्म। ठीक है, स्टेटमेंट कहता है बैथोलिट्स को लेकर के अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कोल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट डेवलप इन फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। दीज आर ग्रेनिटिक बॉडीज। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है लैकोलिट्स को लेकर के दीज आर द लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी विद द लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाई अ पाइप लाइक कंड्यूक फ्रॉम बिलो। द कर्नाटका प्लेटो इज स्पॉटेड विद डोमल हिल ऑफ ग्रेनिटिक रॉक्स। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऊपर उठते लावे को कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यदि वह तश्तरी के आकार में जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाएगा। और चौथा स्टेटमेंट कहता है द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज कॉल्ड एज सिल और शीट। द थिनर वन आर कॉल्ड एज सिल्स एंड द थिकर हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट आर कॉल्ड एज शीट्स। और फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनती है। यह संरचना डाइक कहलाती है। डाइक को लेकर के आपको क्वेश्चन को पॉज करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दी हैं बैथोलिट्स, लैकोलिट्स के बारे में, लेपोलिट्स के बारे में, शीट्स और सिल के बारे में या फिर डाइक्स के बारे में, तो ये सारी स्टेटमेंट सही दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, कॉन्टिनेंट को ध्यान रखना है। तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैचेस। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे साउथ अमेरिका आता है और फिर ये अफ्रीका आता है। तो ये जो शोर लाइन है ये दोनों एक दूसरे को जो फेस कर रही होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका ये। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निष्पेक्ष कार्बोनिफेरस काल के हैं। तो यहाँ पे आपको ये फेज जो है एज दी हुई है, ये ध्यान में रखनी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है टिलाइट्स को लेकर के कि वो मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू फॉर्म होते हैं। गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर विच इज़ ऑल्सो क्लियर एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी। ये प्लेसर डिपॉजिट को लेकर कहा गया है कि घना तट पर सोने के बड़े निरपेक्षों की उपस्थिति व उद्यम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं। और आखिरी फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोजिल एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लासोपेरेटिस फोजिल इन अंटार्कटिका रीजन। ठीक है, तो आपको इसमें पॉज करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट सी इसका सही हो जाता है। फर्स्ट 4 एंड 5 सेकेंड और थर्ड गलत है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों गलत है। यहाँ पे ये कार्बोनाइट एज के बारे में दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो रॉक फॉर्मेशन हुआ था ये जुरासिक एज में हुआ था।
इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसलिए सारी ऐसे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़नी है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट में टिलाइट्स जो है ना, ये टिलाइट्स मेटामॉर्फिक रॉक की टाइप नहीं होती है, ये एक्चुअली में सेडिमेंट्री की टाइप होती है, ठीक है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, बाकी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पहला पोलर फ्लीइंग फोर्सेस और दूसरा टाइडल फोर्स। जो भी पोलर फ्लीइंग फोर्स, जिसको ध्रुवीय फ्लीइंग बल कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के संबंधित है। ज्वारीय बल जो है वो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के संबंध है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अर्थर होम इन 1930 discussed the possibility of convection current operating in the mantle portion. These currents are generated due to the radioactive element causing thermal differences in the mantle portion. Holmes argued that these exist in a system of such current in the entire mantle portion. ठीक है, जिसको आप हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं। It says mapping the ocean floor, detailed research in ocean configuration revealed that the ocean floor is just not a vast plain but it is full of relief. आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पे पूछ रहा है रॉन्ग कोड कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। आप पॉज करके बता सकते हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। आप स्टेटमेंट यहाँ पे पॉज करके फिर से एक बार भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिम ऑफ फायर के बारे में है, या रिंग ऑफ फायर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रिम ऑफ पैसिफिक प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर के किनारों में सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर को भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में ही तो है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। फिर स्टेटमेंट कहता है कि द शेडेड बेल्ट अर्थक्वेक कंसंट्रेटेड एरिया कॉन्साइड विद द अल्पाइन हिमालय सिस्टम एंड द रिम ऑफ अटलांटिक ओशन। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी पूरा सही है, लेकिन यहाँ पे रिम ऑफ अटलांटिक ओशन लिख दिया गया है, रिम ऑफ अटलांटिक ओशन नहीं है, वो तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का है, ठीक है। तो ये इस लाइन की वजह से ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, बाकी सारा सही है, इसलिए इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन रिवील द इम्पॉर्टेंट फैक्ट विद रेफरेंस टू द फैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं, पॉज करके आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 और जो 4th है वो सही दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शंस में मिड ओशनिक रेजेस के बारे में, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो गलत है। ऐसा क्यों है? ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है डिसिमिलैरिटी इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ केमिकल। यहाँ पे देखिए समानता नहीं पाई जाती है, जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ा होगा कि समानता नहीं पाई जाती, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो समानता पाई जाती हैं सारे मिड ओशनिक रीजन्स में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पे समानता पाई जाती होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे कह रहा था एज ऑफ द रॉक इन द ओशनिक क्रस्ट इज़ एवरीवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मोर देन नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन होगा। ये जितनी भी ओशनिक क्रस्ट है ना, ये मिड ओशनिक के आसपास है, ये यंग है, ठीक है, और ये 200 मिलियन ईयर्स से पहले की नहीं है, उसके अंदर की ही बनी हुई है, यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर है, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है हैज़ आर्ग्यूड दैट द कांस्टेंट इरप्शन एट क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिजेस कॉजेज द रैप्चर ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड न्यू लावा वेज इनटू इट पुशिंग द ओशनिक ऑन ईदर साइड। द ओशन सेकेंड स्टेटमेंट कहता है has said about the consumption of oceanic crust. The further maintained that the oceanic floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crest sinks down at the oceanic trenches and thus consumed. क्योंकि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता था कि यहाँ से तो यहाँ से वॉल्केनो जो निकल रहा था उससे न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रही थी, लेकिन आगे जाकर के ये जो भी प्लेट थी वो क्या हो रही थी, सबडक्ट हो जा रही थी और यहाँ पे ट्रेंचेस बन रहे थे। ये वही स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में स्टेटमेंट कौन सी सही है, पॉज करके बता सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोफेरिक प्लेट इज मैसिव इरेगुलर शेप
slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलामय होती है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटों तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटों अलग हो रही होती है। चौथा स्टेटमेंट कहता है अभिसरण सीमा जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर पट्टी नष्ट होती है वहाँ अभिसरण सीमा कहते हैं। कहता है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वे इसकी डेफिनेशन दी हुई है वेयर द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। आखिरी स्टेटमेंट कहता है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट included force by convention plate temperature difference, densities differences, gravity difference, all these forces are responsible for movement of plate। आपको बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप पॉज करके देख सकते हैं, ये सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप पॉज करके स्टेटमेंट दोनों पढ़ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डायस्ट्रोपिज्म के बारे में एंड वॉल्केनिज्म के बारे में कि ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। दूसरा कह रहा है वेदरिंग मास वेस्टिंग एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ग्रेविटी इज द फोर्स दैट इज कीपिंग अस इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस एंड इज द फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल द सर्फेस मटेरियल ऑन अर्थ। थर्ड स्टेटमेंट की आप हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एंडोजेनिक फोर्सेस नहीं होती है। ठीक है, वेदरिंग मास वेस्टिंग इरोजन एंड डिपोजिशन जो है ये एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदरिंग, ये वेदरिंग कार्बोनेशन अनलोडिंग एक्सपेंशन एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में है। आप इनको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पॉज करके आप आराम से पढ़िए, आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, देखो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दी हुई है, लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रीज़न ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक स्वयं प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख दिया है। इट इज़ नॉट एन इन सितु प्रोसीजर, जबकि ये वेदरिंग जो भी होती है वो एक इन सितु प्रोसीजर ही होती है। इन सितु एंड एक्स सितु प्रोसीजर आपको पता है। इन सेतु एंड एक्स सेतु, इन सेतु जो भी साइट है वहाँ पे ही जो भी प्रोसीजर हो जाता है। एक्स सेतु के लिए उस मटेरियल को ले जा करके किसी और अदर प्लेस में उसको शिफ्ट करके फिर उसके ऊपर कोई प्रोसीजर किया जाएगा तो वो एक्स सेतु प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन वेदरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे रॉक है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का मैकेनिकल या केमिकल प्रोसीजर हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें वेदरिंग हो जाती है, वो रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो वो इन सेतु प्रोसीजर ही होता है, क्योंकि जो रॉक जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो सारे प्रोसीजर वहीं पे हो रहे होते हैं, उसको कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये एक इन सेतु प्रोसीजर है, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था।